हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आपको बता दें कि यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और आज से हम आपके लिए नया चैप्टर रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके लिए काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ हमने कराया है। हमारे जितने भी लेक्चर हैं आपके फिजिक्स के दिए हुए, उन सभी लेक्चर्स में जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस में हमने आपको कंसेप्ट को सिखाया है। एक एक क्वेश्चंस में हमने आपने दो दो तीन तीन कंसेप्ट को सिखाया है ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे, तो आपको एग्जामिनेशन में यह हेल्प कर सके। तो जो भी बच्चे आपको वीडियो हम देते हैं, उस एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ताकि उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस भी बनाया जाए तो आप उसे बना सके। तो आपको बता दें बच्चे कि यह रोटेशनल मोशंस का लेक्चर 1 है। आपको आगे भी और भी बहुत सारे इसके लेक्चर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो भी हमारे नए और पुराने बच्चे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए बॉडी द पोजिशन वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड फोर्स वेक्टर इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर इज। कहा जा रहा है कि आपके कोई बॉडी के रोटेशन के दौरान उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और आपका जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर, वो है आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग। कहाँ पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और फोर्स वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताना है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट को आप सिखाएंगे। पहले आप याद रखिए, नोट करके आप याद रखिए। नोट में क्या याद रखना है कि टॉर्क को हम टाउ से नोट करते हैं, और टाउ इक्वल टू होता है बच्चे आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्या होता है आर क्रॉस एफ। और इसे हम जब निकालते हैं, इसे तोड़ते हैं, तो आर क्रॉस एफ का वेक्टर प्रोडक्ट है ये। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम, आर एफ इंटू साइन थीटा। तो टाउ के पहले क्या होता है आर एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसके जब भी वेक्टर आपको निकालने होंगे, इसके जब भी डायरेक्शन निकालने होंगे, तो आपका एक हाथ पहले कहाँ रहेगा, आर की तरफ, और दूसरा आपका फिंगर कहाँ पे कर्व होगा, एफ की तरफ। पहले आर की तरफ रखेंगे, फिर एफ की तरफ कर्व करेंगे। तो देखिए, और जो उससे आपका थंब आपका जिस डायरेक्शन में जाएगा वही आपका टॉर्क का डायरेक्शन होगा। राइट हैंड थंब रूल से आपको करना होता है, आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ क्या है पोजीशन है, यानी पोजीशन यानी आर वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, फोर्स वेक्टर। ठीक है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स वेक्टर और आर एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन वेक्टर। तो आपको क्या करना है, आप अपने फिंगर को, अपने पाल्म को आप इधर रखिएगा। ठीक है, इधर रखिएगा, और इसको क्या कीजिएगा, इस टाइप से रोटेट कीजिएगा। अपने पाम को इस टाइप से इधर रखिएगा, और अपने फिंगर को इस टाइप से इधर की तरफ बंद कीजिएगा। ठीक है, इस साइड अपने पाम को रख के फिंगर को इस साइड की तरफ आप बंद कीजिएगा। तो आप देखिएगा, जैसे ही आप इधर रखे इस साइड पे और पाम को अपने इस साइड आपने बंद किया, तो आपको दिखेगा कि आपका जो थंब होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो कि जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। कहाँ पे, यहाँ पे आपको पाम रखना है अपने हथेली को, और आपको इस साइड की ओर क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आपको अपने फिंगर को रोटेट करना है। और जो थंब इंडिकेट करता है बच्चे, वही आपका डायरेक्शन होता है टॉर्क का। तो देखेंगे कि आपका थंब जो होगा इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी प्लेन के बाहर, ये वाई और एक्स प्लेन के बाहर आपको क्या करेगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेगा, आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो कैसा आपका डायरेक्शन होगा, किधर होगा डायरेक्शन टॉर्क का, वो होगा अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव जेड एक्सिस। निगेटिव कब होता है, देखिए निगेटिव कब होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर इसी क्वेश्चंस में आपको दिया रहता कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और आपका जो आपका फोर्स वेक्टर होगा वो एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो इस कंडीशन में आप अपने हाथ को इधर रखते, ठीक है, और फिंगर को इस साइड मोड़ते फिंगर को। ठीक है, हाथ इधर रखते, पाम को, फिंगर को इस साइड मोड़ते, तो देखते क्या कि आपका जो थंब होगा वो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, जो कि माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आंसर आपका होता ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका फोर्स वेक्टर आर एक्स के अलॉन्ग है, सॉरी पोजीशन वेक्टर आर एक्स के अलॉन्ग है, और फोर्स वेक्टर एफ वाई के अलॉन्ग है। तो आपका इसका जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो होगा अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट हैंड थंब रूल लगाना है आपको, ये भी कंसेप्ट याद रखिए कि टॉर्क का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से लगाते हैं। पहले आर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ अपना पाम रखते हैं, और एफ की तरफ अपने हाथ को घुमाते हैं, और जो थंब हमें डायरेक्शन देता है वही हमारा डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटेड अलॉन्ग क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। एक सर्कुलर डिस्क है, उसको क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है। क्लॉकवाइज इसी तरह के रोटेट होते हैं, क्लॉकवाइज इसी तरह होता है। एंटी क्लॉक किस तरह होता है, आपका घड़ी किस तरह चलता है, घड़ी इस तरह चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है,
और इसे जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, इसे कहते हैं एंटी क्लॉक, क्लॉक के अपोजिट एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ये क्लॉक वाइज और ये होता है एंटी क्लॉक वाइज। तो आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं, आपका जो डिस्क है वो कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, तो आपको टॉर्क के डायरेक्शन बताने हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, जिधर साइड आपका ओमेगा है, यानी जिधर से आपका वो रोटेट कर रहा है, आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपका जिस साइड से रोटेट कर रहा है, आप उधर साइड की ओर अपना फिंगर को मोड़िए, ठीक है। जैसे हमारा इधर रोटेट कर रहा है तो हम अपने सभी फिंगर को इस साइड मोड़ेंगे, अपने पाम को रख देंगे, मान लेते हैं हमारा पाम इस सर्कुलर डिस्क पर रखा जाएगा और अपने फिंगर को हम इस साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड जैसे मोड़िएगा तो आपका थंब जो होगा वो देखिएगा इस प्लेन के, यानी सर्कुलर प्लेन के क्या होगा, भीतर की साइड होगा। आप जैसे ही अपने पूरे फिंगर को इसके ऊपर रखिएगा राइट हैंड थंब रूल से, तो आप देखिएगा आपके पूरे जो थंब होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, क्या होंगे, इनवर्ड होंगे। कैसे, इनवर्ड होंगे। ऐसे आप रखिएगा फिंगर, तो ये सभी क्या होंगे, आपके जो थंब होंगे वो इनवर्ड की तरफ आपको दिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, आपके थंब कहाँ पे दिखाए जाएंगे, इनवर्ड की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसे आपको याद करके रखना है, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो हमने आपको तरीका सिखाया अभी उस टाइप से बनाइएगा। ओमेगा की तरफ अपने फिंगर को रोटेट करके देखिएगा कि थंब का डायरेक्शन किधर आता है। लेकिन जब क्वेश्चंस आपको आर और एफ दे दे तो उस कंडीशन में कैसे, आप पहले आर की तरफ अपने पाम को रखिएगा और फिर एफ की तरफ फिंगर को रोटेट करके देखिएगा कि हमारा थंब किधर आता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस अगर थोड़ा और डिफरेंट तरीके से पूछता, मान लेते हैं क्वेश्चंस पूछता कि हमारा जो सर्कुलर डिस्क है वो कैसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट कर रहा है, तो हमारा ओमेगा इस टाइप से होता है ओमेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने पाम को रखते हैं यहाँ पे, फिंगर को रखते हैं यहाँ पे ओमेगा के डायरेक्शन में, कहाँ पे, ओमेगा के डायरेक्शन में अपने फिंगर को रखते हैं यहाँ पे फिंगर को रखते हैं और देखते हैं कि हमारा थंब किधर आ रहा है। तो जैसे ही आप इस साइड रखते हैं अपने पूरे फिंगर को, तो थंब देखते हैं कि आपका ये बाहर की तरफ आ रहा है, इस पूरे प्लेन से कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आता है। तो उस कंडीशन में आपका क्या आंसर होता है, वर्टिकली अपवार्ड। क्या होता है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकली अपवार्ड। कब, जब आपका एंटी क्लॉक होता, और आपका वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा, जब आपका क्लॉक होता, ठीक है, क्लॉकवाइज होता, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग केसेस। आपके टॉर्क का मैग्नीट्यूड यानी उसकी मात्रा आपके अधिकतम कब होंगे, ठीक है। तो हमने आपको तुरंत अभी बताया है कि टॉर्क इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, और जिसे हम लिखते हैं आर एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम बताना है कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक पॉइंट ये याद कर लीजिए, नंबर 1 ये नोट है आपके, याद रखिए ये नोट है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिर साइन थीटा आपका मिनिमम होगा, तब आपका क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। तो साइन थीटा मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, -1 होगा, ठीक है। -1 नहीं, आप मिनिमम कहा जा रहा है, तो मिनिमम होगा जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, इस टाइप में हो, तो क्या होगा आपका थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हमारा 0 आता है। तो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम साइन थीटा इक्वल टू 1 पे होता है, यानी थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है। और मिनिमम कब होता है, जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, यानी थीटा का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो याद रखिए ये जो आपका थीटा है, ये थीटा क्या होता है, सबसे पहले हमने तो इस पूरे कहानी को समझा कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो उस समय मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो आखिर थीटा है क्या, थीटा जो होता है बच्चे ये आपका आर और एफ, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो जब भी आपके आर वेक्टर परपेंडिकुलर हो एफ वेक्टर पे, यानी आर और एफ के बीच में बना हुआ एंगल, आर और एफ के बीच में बना हुआ एंगल कैसा हो बच्चे, आपका आर और एफ के बीच में बना हुआ एंगल जब 90 डिग्री होगा, तो आपका टाउ क्या होगा, उस समय आपका मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन देखिए, रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए। जब आपका आर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा फोर्स वेक्टर के, तब आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि उसी कंडीशन में आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बनेगा, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आर इंटू एफ आपका टाउ का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू आपका 0 होगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी कहने का मतलब आर और एफ क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, आर और एफ क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तभी उनके बीच क्या होगा, एंगल 0 होगा। और उस कंडीशन में साइन थीटा 0 होगा, तो टॉर्क लगा हुआ क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आप इससे कंसेप्ट सीखें और फिर क्या करेंगे, आप उसे इस रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चंस बने तो आप उसको एग्जाम में बना सके। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे और तब आपको इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अ बॉइल्ड एग एंड अ रॉ एग ऑफ सेम मासेस एंड साइजेस आर मेड रोटेटेड अबाउट देयर ओन एक्सिस। ठीक है, एक बॉइल्ड एग यानी उबला हुआ अंडा और एक रॉ एग यानी बिना उबाला हुआ अंडा को क्या है, जिनके सेम मासेस है और साइज क्या है आपके सेम है, सेम मासेस एंड सेम साइज, दोनों क्या है सेम है। मेड टू रोटेटेड अबाउट देयर ओन एक्सिस, उनके खुद के एक्सिस की ओर क्या किया रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, इफ I1 एंड I2 आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉइल्ड एग एंड रॉ एग। I1 किसका है, I1 किसका है बते, I1 है आपका बॉइल्ड एग का। ठीक है, और I2 किसका है, I2 है आपका रॉ एग, किसका बच्चे, रॉ एग। तो I1 बॉइल्ड एग का है और I2 किसका है बच्चे, रॉ एग का है। ठीक है, रॉ एग का। तो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। हाँ तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन सही था बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि बॉइल्ड एग और रॉ एग क्या है, जिनके सेम मासेस और साइज क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो कहा जा रहा है आपको कि I1 और I2 क्या है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके, बॉइल्ड एग के और रॉ एग के। ठीक है, तो I1 बॉइल्ड एग के हो गए, I2 रॉ एग के हो गए। तो फिर आपको पूछा जा रहा है I1 और I2 में रिलेशन क्या होगा, I1 और I2 में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट। तो सबसे पहले जाने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को हम लिखते हैं एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, एम इंटू आर स्क्वायर या फिर एम इंटू डी स्क्वायर, यानी मास इंटू जितने दूरी पे उनका क्या हो, मास रखा हो, और वहाँ से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि हमारा एक बॉइल्ड एग होगा, ये एक बॉइल्ड एग होगा, और ये एक कुछ एक्सिस के अबाउट क्या, किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा, एक सेकेंड, किसी एक्सिस के अबाउट, थोड़ी देर रुक जाइए, किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा, ये आपका रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। फिर एक और हमारा होगा जो कि कैसा होगा, जो कि होगा आपका रॉ एग, और ये भी किसी एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट कर रहा होगा। तो हम देखेंगे क्या बच्चे, हम देखेंगे कि हमारा जो आपका बॉइल्ड एग होगा उसमें जो आपका जो यॉक होता है, यानी अंदर जो आपके बॉइल्ड एग के अंदर जो पीला वाला जो देखते हैं आप अंडा में जो रहता है बच्चे, वो क्या होगा, बॉयल हो गया होगा। तो वो क्या होगा, एक एक गुठली की तरह, यानी एक सॉलिड फॉर्म की तरह जम गया होगा। ठीक है, तो इसका पूरा जो मास होगा अंदर का, वो क्या होगा, इसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जमा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपके रॉ एग जो होंगे उसमें जो पीला वाला उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा आपका, वो होगा कि चारों तरफ फ्लूइड के प्रॉपर्टी के अनुसार, वो तो एक फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड के प्रॉपर्टी के अनुसार वो क्या होगा, अपने सरफेस की तरफ भागा होगा। ठीक है, जैसे ही उसको नचा रहे होंगे तो वो क्या होगा, अपने सरफेस की तरफ भागा होगा। ठीक है, तो वो पीला वाला क्या है, सरफेस की तरफ भाग गया हुआ है। लेकिन आपके बॉइल्ड एग में वो जो पीला वाला एक सॉलिड फॉर्म में चेंज होकर एक्सिस के अबाउट ही रह गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस एक्सिस से दिख रहा होगा, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस एक्सिस से जो इसका दूरी होगा मास का, वो कुछ आर होगा, और यहाँ से इसको R1 R2 मानते हैं, और यहाँ से इसको कुछ एक्सिस से दूरी इसका R1 मानते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि R2 जो होगा वो ऑब्वियस है कि R1 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो मास होगा R2 वाले के लिए, यानी रॉ एग के लिए, उनका जो पीला वाला जो अंदर रहता है प्रेजेंट, वो क्या होगा, फ्लूइड फॉर्म में होगा, और वो क्या होगा, दूर होगा, सरफेस की तरफ होगा, इसके कारण उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन ये एक सॉलिड फॉर्म में हो गया होगा, इसके कारण इसके बीच का डिस्टेंस एक्सिस से बहुत कम होगा। ठीक है, तो जब R2 कम होगा, जब R2 ज़्यादा होगा आपका बच्चे R1 से, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम इसे लिख सकते हैं I2 जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा I1 से। कैसे, क्योंकि ये क्या होगा, R पे डिपेंड करेगा, मास तो सभी के लिए सेम है, तो R क्या होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसका I आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि I2 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन I1 है। I2 का वैल्यू ग्रेटर देन I1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके रॉ एग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा बॉइल्ड एग से। तो ये क्वेश्चन से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपसे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो क्या होगा, आपको वो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट जो था I इक्वल टू एम आर स्क्वायर का, उससे हमने आपको यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A uniform metal rod is rotated in horizontal plane about a vertical axis। एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड को रोटेट किया जा रहा है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, क्षैतिज तल में। ठीक है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस, किसी वर्टिकल एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस यानी वर्टिकल ये हो क्या हो, लंबा लंबी हो क्या हो, वर्टिकल एक्सिस से, पासिंग थ्रू इट्स इंड ऑफ यूनिफॉर्म रेट, पासिंग थ्रू इट्स इंड एट यूनिफॉर्म रेट, किसी उसके इंड से, और क्या किया जा रहा है, किसी यूनिफॉर्म रेट से उसको क्या किया जा रहा है बच्चे, रोटेट किया जा रहा है। देन द टेंशन इन द रॉड, आपको उस रॉड में टेंशन क्या होगा इसे बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स इंड एट यूनिफॉर्म रेट। तो मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल रॉड जो होगा हमारा, इसको हम इधर मानते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड होगा हमारा। ठीक है, ये होगा हॉरिजॉन्टल रॉड, और ये क्या होगा, एक वर्टिकल एक्सिस होगा, जिसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, एक रोटेट किया जा रहा है, इसको रोटेट कर रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। एक सेकेंड रुक जाइए।
चलिए थोड़ा सा और अच्छे से हम आपको समझा दें कि इसके बाद क्या किया जा रहा है, इसको किसी रोटेट किया जा रहा है किसी ओमेगा वेलोसिटी से, किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो टेंशन इन द रॉड बताना है, इस रॉड में टेंशन होगा, वो क्या होगा टेंशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको टेंशन का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है, आप याद रखिए यहाँ पे आपको टेंशन का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको उस टेंशन के बारे में बताना है कि क्या सभी पॉइंट पे टेंशन सेम होंगे, क्या डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सभी पॉइंट पे अलग अलग होंगे, लेकिन मैक्सिमम होगा सेंटर पे, मैक्सिमम होगा सेंटर पे, यानी यहाँ पे सेंटर होगा इसके, या फिर कहे को यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, कहाँ पे डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट एंड मिनिमम ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी डिफरेंट होगा सभी पॉइंट पे लेकिन मिनिमम होगा उसके रोटेशन के एक्सिस पे, यानी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मिनिमम होगा। या फिर आपको कहा जा रहा है डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट तो होगा सभी जगह पे लेकिन मैक्सिमम होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो आपको बताना है क्या होगा, तो आप सिंपल एक लाइन में समझे कि जो आपका टेंशन होगा क्या होगा, टेंशन होगा यूनिफॉर्म, क्या है यूनिफॉर्म मेटल रॉड का जो टेंशन होगा यहाँ पे सभी अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो टेंशन यहाँ पे होगा, आपको हमने सिखाया था सर्कुलर मोशन में कि टेंशन जो होता है बच्चे, सर्कुलर रॉड अगर घूमता है तो टेंशन उसका किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यानी सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर होगा बच्चे इस एक्सिस से दूरी होता है, तो इस एक्सिस से देख रहे हैं आप हर एक जगह पे आपका आर का वैल्यू चेंज हो रहा है, हर एक जगह पे आपका आर का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि टेंशन तो हमारा डिफरेंट होगा, टेंशन तो डिफरेंट होगा, नो डाउट टेंशन डिफरेंट होगा क्योंकि आर का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या होगा बच्चे, अब आपको हमें बताना है कि डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट पे, तो सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, तो ठीक है ये तो हमने समझा। तो अब हमें पता करना है कि क्या हमारा आर का वैल्यू, क्या हमारा बच्चे आर का वैल्यू, याद रखिए क्या हमारा आर का वैल्यू जो होगा वो इस पे टेंशन पे क्या होगा आपके डिपेंड करेगा, हमारा आर का वैल्यू टेंशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। और क्या होता है, आर जो होगा सभी जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है, सभी जगह पे अलग अलग होगा। तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कि डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो तीनों ऑप्शन में डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, यानी हमारा तीनों ऑप्शन क्या है, पहले इतना तक सही है, तो गलत कहाँ होगा, आगे गलत होगा। क्या कहा जा रहा है मैक्सिमम एट सेंटर, सेंटर पे क्या मैक्सिमम होगा, मिनिमम एट रोटेशन, मिनिमम होगा कहाँ पे, रोटेशन के यहाँ पे रोटेशन पे, और मैक्सिमम होगा यहाँ पे। तो हमने आपको तुरंत बताया है कि टाउ इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। देखिए ये एक विजुअलाइजेशन के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, इसके प्रॉपर मेथड अलग होंगे जो भी हमें आपको सिखाएंगे। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, तो देख रहे हैं आर जिसका आर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा टेंशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे टेंशन, यहाँ पे सेंटर का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पे जो आर का वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका टेंशन क्या होगा बच्चे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो टेंशन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपका आर का वैल्यू जीरो है और इसके कारण आपका टेंशन क्या हो जाएगा, आपका उस कंडीशन में जीरो होगा। लेकिन याद रखिए इस चीज़ को कि हम यहाँ पे टेंशन को टाउ इक्वल टू टी टाउ नहीं होगा, टी होगा, टी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर से यहाँ पे हम नहीं जज करते हैं, इसको हम कुछ डिफरेंट तरीका से बनाते हैं। कैसे, क्योंकि आर यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, आर जो वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का जब भी आपका कुछ प्रॉपर्टी वेरिएबल करता है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का सहारा लेके उसको फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका हमने यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एक डी लेते हैं हम, ठीक है। तो इस डी क्या छोटा सा हम क्या मास मानते हैं, छोटा सा डीएम एक मास मानते हैं। तो इस छोटे से मास का वैल्यू क्या होगा, पूरे पे मास क्या है बच्चे, पूरे पे मास एम है, पूरे पे मास, पूरे एल लेंथ पे मास एम है, तो डीएक्स लेंथ पे कितना मास होगा, ये आपका इसका मास डीएम होगा और इसका लेंथ डीएक्स होगा। छोटा सा डिस्टेंस, डी एक्स और डीएम मतलब छोटा सा मास और छोटा सा डिस्टेंस। तो डीएम का वैल्यू क्या होगा, पूरे के लिए एम अपॉन एल होगा, क्योंकि एल लेंथ पे एम मास है तो वन पे क्या होगा एम अपॉन एल, तो डीएक्स लेंथ पे एम अपॉन एल इंटू डीएक्स, आपको यूनिटी मेथड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किए एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, ठीक है, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड बच्चे, एम टेंशन का वैल्यू क्या होगा, एम यानी छोटा एम मास एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया तो क्या होगा, एक्स होगा, यही होगा ना। तो क्या करेंगे हम, डीएम के जगह पे वैल्यू को डालेंगे एम अपॉन एल इंटू ओमेगा स्क्वायर और डी एक्स, और ये क्या है एक्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सुधार के लिख लेते हैं हम, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे जब जीरो का वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा जब आपका वैल्यू क्या होगा आर होगा, या फिर क्या है तो आपका कुछ भी आर मान लेते हैं आर ही होगा, ठीक है, आर होगा आर तक,
ओके, आर तक। तो यहाँ पे आर तक नहीं, यहाँ पे हम इसको क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए आर ही मान लेते हैं, चाहे वाई मान लेते हैं, क्या होगा वाई तक, ठीक है वाई तक। चलिए यहाँ पे हमने आर माना है तो आर ही रहने देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, हम सोच रहे हैं शायद कन्फ्यूज कहीं हो जाएगा। देखिए ये आर क्या होगा, यहाँ पे आपका वेरिएबल है, ये एक्स है, क्या है ये एक्स आपका वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे एक्स अलग होगा, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, सब जगह एक्स आपका अलग होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डी एक्स माना हमने और इसको क्या किया, जीरो से लेकर कहाँ तक, आर तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा टी इक्वल टू एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन का वैल्यू डालेंगे कहाँ से, जीरो से लेकर आर तक, ठीक है। तो ये होगा एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर और क्या हो गया आपका, जीरो वैल्यू डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा आपका, एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं हम, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 12 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका टेंशन होगा, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 12 इंटू आर स्क्वायर। तो याद रखिए इस टेंशन को, ये टेंशन आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये टेंशन का वैल्यू जो होगा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप कैसे बनाइएगा, जो प्रॉपर्टी हमने, जो तरीका हमने सिखाया है उस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको बहुत ही अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए तब इसके टेंशन का वैल्यू पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। याद टेंशन नहीं लेना, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। जो आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन जो होगा हम आपको सिखा दिए, कैसे आप पता कीजिए कि कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो देख रहे हैं ये आर पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसा जैसा आर बढ़ता जाएगा इधर, उसी तरह आपका टेंशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो हमने आपको टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर पे बताया है वैल्यू को, लेकिन एक्चुअल में ये टी एम ओमेगा स्क्वायर आर ना होकर क्या होता है, टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 12 इंटू आर स्क्वायर, वैल्यू ये होता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको सिखा दिए हैं इससे लेके, ठीक है। इसी बात को हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है। तो आपको मन में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि इसका वैल्यू ये नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन सोचेंगे कि सर नहीं बताएं, इसके कारण हम आपको इस चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके समझा दिए हैं, प्रूफ करके भी बता दिए हैं। तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखकर अपना जरूर बताइएगा कि आपको कितना स्कोर मिला। हमारे बताया गया वीडियो को अगर आप देखते हैं बच्चे ध्यानपूर्वक तो आपको अच्छे से कंसेप्ट का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको जरूर डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।